नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। वैसे तो विपक्ष के लिए अच्छा होता कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी मिलकर लड़ते। मिलकर तो लड़ नहीं रहे हैं, उल्टे एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उस पर तुक्का ये कि अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये तमाम जो इंडिया मोर्चे की पार्टियां हैं, वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में लामबंद होती नजर आ रही है। राहुल गांधी से कुछ कुछ किनारा करती नजर आ रही हैं। ऐसे में 10, 11, 12 सवाल उठते हैं जो सिलसिलेवार ढंग से मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अचानक अखिलेश यादव को, ममता, उद्धव, शरद पवार को ये अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होने की जल्दबाजी क्यों हो रही है। इसके साथ साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल के बुलावे पर ये लोग दिल्ली आ रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं को अरविंद केजरीवाल के पक्ष में या साथ मिलकर रैलियां करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल के कहने पर, अरविंद केजरीवाल के बुलावे पर आ रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। अगर अरविंद केजरीवाल के बुलावे पर आ रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल को अपनी जीत सुनिश्चित नहीं लग रही और अपनी साथियों का वो इस्तेमाल चुनाव में एक एक वोट का। अब दिल्ली में बंगाली वोटर भी है, बंगाली मार्केट भी है, दिल्ली में पूर्वांचल का 38-40% वोट है, जिसमें हाँ अखिलेश यादव का भी थोड़ा सा दखल है, शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद का दखल है, मराठी वोटर भी है, दक्षिण भारत का वोटर भी है। तो क्या एक बड़ी व्यूह रचना रची जा रही है? क्या इन नेताओं का एक ही अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होना, राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा होना भी माना जाए, या फिर ये नेता मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं को लगता है कि मोदी को सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हरा सकते हैं, और अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कमजोर पड़ते हैं या हार जाते हैं तो मोदी को अपना क्षेत्रीय दलों पर दबाव बनाने में एक नई शक्ति मिल जाएगी, जिससे वो मोदी को वंचित कर देना चाहते हैं। क्या अखिलेश वगैरह अरविंद केजरीवाल के कहने पर, इस सवाल का मैं जिक्र कर ही चुका। चौथा सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया मोर्चे से कांग्रेस को अलग करने की कोई तैयारी हो रही है, कोई रणनीति बन रही है। पांचवा सवाल उठता है कि क्या क्षेत्रीय दल राहुल गांधी को मैसेज देना चाहते हैं कि जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस को चाहिए कि वो खुद को चुनाव से अलग कर ले, यानी वहां दखल अंदाजी नहीं करे, पूरा जोर शोर से कांग्रेस उन राज्यों में चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करे जहां इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के उसके साथी मजबूत हैं। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव हो गए, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी हो गई, जैसे तमिलनाडु में स्टालिन है, वहां कांग्रेस बी टीम के रूप में रहती है, जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन है, वहां कांग्रेस बी टीम में रहती है, जहां जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, जहां कांग्रेस बी टीम के रूप में रहती है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस का प्रदर्शन बड़ा लच्चर रहा इस बार जम्मू कश्मीर में। छठा सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के बिग ब्रदर एटीट्यूड से ये दल नाराज हैं और अरविंद केजरीवाल का खुलकर समर्थन कर अपनी नाराजगी खुलकर दिखा रहे हैं। सातवां सवाल उठता है, या ये माना जाए कि इंडिया पॉलिटिकल मोर्चा सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था और विधानसभा चुनाव में सभी दल अपने अपने हिसाब से अपनी अलग अलग रणनीति बनाने के लिए आज़ाद हैं। आठवां सवाल उठता है कि क्या विपक्षी दलों की इस रणनीति से मोदी को कुल मिलाकर फायदा होगा, क्योंकि जहां जहां विधानसभा चुनाव होते हैं वहां वहां जब जब मोदी क्षेत्रीय दलों से उलझते हैं वहां वहां उनकी हार हो जाती है। लेकिन अगर देश भर में मैसेज गया कि क्षेत्रीय दल भी आपस में एक नहीं है, इंडिया पॉलिटिकल मोर्चे में दरारें ही दरारें हैं, तो कहीं मुस्लिम वोट, कहीं दूसरे तबके का वोट, वो अगर बढ़ता है कुछ राज्यों के हिसाब से, तो उससे अंततः बीजेपी को, मोदी को ही फायदा होगा। नवा पॉइंट ये है कि अगर हाँ मोदी को फायदा होगा तो कांग्रेस को क्या नई रणनीति बनानी होगी। कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे तो रह नहीं सकती, और क्षेत्रीय दल अपने हिसाब से एक तरफा फैसले करते रहें
और कांग्रेस को हाशिए पर धकेलने की कोशिश करते रहे। जो विपक्ष का सबसे बड़ा दल है, 100 लोकसभा सीटें हैं, तो कांग्रेस क्या इसको मंजूर आसानी से कर लेगी? अभी 2029 लोकसभा चुनाव में 4 साढ़े 4 साल का फर्क है, तो कांग्रेस क्या खुद के पांव पर खड़ा होने का कोई महत्वपूर्ण फैसला कर सकती है? जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस में बहुत भारी बदलाव की जरूरत है। 10वां, अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव भारी बहुमत से जीतते हैं, तो क्या इंडिया पॉलिटिकल मोर्चे में उथल-पुथल मचना तय है? क्या अरविंद केजरीवाल अपने लिए एक बड़ी पॉलिटिकल स्पेस तलाशने की कोशिश करेंगे और उसमें फिर कोहनी मारेंगे पॉलिटिकल स्पेस तलाशने के लिए, ममता को कोहनी, अखिलेश को कोहनी, स्टालिन को कोहनी। लेकिन राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की हमें ना तेजस्वी में दिखती है, ना अखिलेश में दिखती है। शरद पवार में है, लेकिन वो उम्र का उस दौर में है कि तमन्ना तमन्ना ही शायद रह जाए, ना स्टालिन में दिखती है। और लेकिन ममता में ये दिखाई देती है और अरविंद केजरीवाल में ज़रूर दिखाई देती है। 11वां सवाल उठता है कि क्या अखिलेश, ममता, उद्धव ठाकरे, स्टालिन और शरद पवार राहुल गांधी को मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ज़रूर है? क्या ये दल कांग्रेस को, राहुल गांधी को मैसेज दे रहे हैं कि विपक्ष की एकता की धुरी भी कांग्रेस है, लेकिन इन विपक्षी दलों को कांग्रेस का नेतृत्व मंजूर नहीं है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्षी दल कांग्रेस को क्या चुनौती दे रहे हैं कि वह उन राज्यों में बीजेपी से जहां-जहां उसका सीधा मुकाबला होता है, उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपने स्ट्राइक रेट को सुधारे, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी को हराने की कोशिश करे। अगले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में विधानसभा चुनाव होना है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही आमतौर पर सीधा मुकाबला होता आया है और होना है। तो क्या कांग्रेस के लिए ये विपक्षी दल एक चुनौती दे रहे हैं कि आप 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इन विधानसभा चुनाव में अच्छी जीत हासिल हासिल करिए, और अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो 2029 के लोकसभा चुनाव में हमें आपका नेतृत्व मंजूर होगा। कांग्रेस क्या इस मैसेज को समझ रही है? क्या राहुल गांधी इस मैसेज को समझ पा रहे हैं? क्या प्रियंका गांधी इस मैसेज का अर्थ निकालने में सफल होती दिख रही हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब कहा कि भारी बदलाव की कांग्रेस में ज़रूरत है, तो वो सकारात्मक रूप से इस मैसेज को पकड़ने की कोशिश ज़रूर करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को पहला अपना घर ठीक करना होगा, तभी वो फिर इमारत खड़ी कर पाएगी। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।